ओके, सो क्वेश्चन था एलसीएम निकालना है अपन को टू नंबर्स का। अभी अपन अज्यूम करते हैं टू नंबर्स है अपने 4 एंड यू कैन से 4 और 12, और एक और एग्जांपल लेते हैं अपन नंबर्स का। अरे शिट, गलती हो गई, एक सेकंड। चलो पहले 4 और 12 लेके समझते हैं, फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो अब मल्टीपल्स क्या होंगे 4 के? 8, 12, 16, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी। 12 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं? 24, 24, 24 के बाद 36, ऐसे करते करते इन्फिनिटी। इसलिए कभी भी दो नंबर्स का लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकाला जाता, क्योंकि कोई भी दो नंबर्स का लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कोई बोलो। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा, इसलिए कभी भी नहीं निकाला जाता। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 12, 4 और 12 का। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3 और 5 लेके समझते हैं, ठीक है। 3 और 5 में थोड़ा सा गौर करो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम नंबर्स का कहां से कहां तक रेंज करेगा। इनकी रेंज क्या होगी? एलसीएम की दो नंबर, मतलब कोई भी दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो उसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी इन टर्म्स ऑफ बोथ द नंबर्स। इस एग्जांपल में देखो, दोनों 3 का प्रोडक्ट। हाँ अभी पूछ रहा हूँ तब बताना, ठीक है। इस एग्जांपल में देखो कि 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15। तो अब बताओ रेंज ऑफ LCM of two numbers क्या होगी? अच्छे से सोच के बताना, जिसको आइडिया है वो बता सकता है। सब सो गए क्या? दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। दोनों का प्रोडक्ट होगा ना। रेंज कोई एक नंबर के बीच में थोड़ी होती है, दो नंबर्स के बीच में होती है रेंज यार। तो दोनों I वन think से वन दोनों लोएस्ट नंबर से में लेके से दोनों के प्रोडक्ट एक के एक बीच में एक रहेगा, एक तो दो एक एक नंबर। करके एक। हाँ बोलो। वन दोनों से नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर हो, जो जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम मैक्सिमम हो होगा। जाएगा, और दोनों का दो मल्टीप्लिकेशन नंबर वैल्यू सबसे मैक्सिमम छोटा होएगा। 3 to 15 I think। इन वहां टर्म्स तक ऑफ जा सकता जैसे है वो। जैसे जैसे आदर्श 3 to 15, हाँ तो तू कोई दो पर्टिकुलर नंबर्स के लिए बोल रहा है, जैसे अभी सब बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या फिर मैक्सिमम के बीच वाला। अब ओके, तो मिनिमम इनटू मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। यस, भुवन और आदर्श एकदम सही थे। मिनिमम ऑफ both numbers, minimum of two numbers, I mean both numbers, two numbers इसको मैं एक काम करता हूँ, मिनिमम ऑफ टू नंबर्स टू प्रोडक्ट, दैट इज, मैं इसको वैसे लिखता हूँ समझना, ठीक है। मिनिमम अप टू नंबर के मैक्सिमम अप टू नंबर, मिनिमम वही ना मतलब मैक्सिमम। बताता हूँ। एक सेकेंड, मिनिमम के मैक्सिमम मेरे को याद करने दो, मैं थोड़ा समझता हूँ। 3 और 6, सॉरी मैक्सिमम होगा, माफ करो, वही तो माफ हम करो, लोग सही हैं। माफ करो, वही मैक्सिमम ही होगा। माफ करो, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी एंड प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। प्रोडक्ट ऑफ ए और बी को कैसे लिखेंगे? ए इंटू बी, ये है इसकी रेंज। ये समझ आ रहा है सबको? जिसने ये समझ लिया था उसके लिए प्रोग्राम बनाना लिटरली सिर्फ 2 मिनट का काम था। अब बस तुम्हें एक लूप लगाना है। अब प्रोग्राम में बना के दिखाता हूँ अपने कंपाइलर पे। फर्स्ट क्लास। सब लोग लॉजिक बिल्ड करने का तरीका देख रहे हो कि किस तरीके से लॉजिक बिल्ड हो रहा है? इसी तरीके से हमेशा लॉजिक बिल्ड किया जाता है।
सबसे पहले दो नंबर्स ए और बी, उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैक्सिमम जिसमें स्टोर कराऊंगा बस। अब स्कैन एफ %d कॉमा %a %b। तो तेरी स्क्रीन फ्रीज है यार। मेरी स्क्रीन फ्रीज है? नहीं चल हाँ। रहा है। नहीं नहीं थोड़ा जूम कर देख तो रही है। जूम कर रहा हूँ चल रहा है। अब सही है? पता नहीं मेरी साइड है मतलब। हाँ सही है। हाँ ठीक है ठीक है। स्कैन एफ %d इनपुट लिया मैंने। अब इनपुट के बाद मैं एक काम करूंगा कि इनपुट आ गया मेरा। अब मेरे को मैक्सिमम निकालना है दोनों नंबर्स का, ए और बी में। मतलब ए और बी में से जो भी मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम में स्टोर कराना है। तो एक काम करो, इसके लिए अपन हमेशा ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ए की कंडीशन है तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो मैक्स के अंदर आ जाएगा ए, एल्स मैक्स के अंदर आ जाएगा बी। इसका एक और तरीका है वो बता दूंगा सवाल कंप्लीट होता ही। अब फॉर लूप चलाएंगे अपन। फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे वो तुम बताओगे मेरे को। मैं अंदर का कोड अभी लिखता हूँ। चलो पहले ये बताओ फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे। i इक्वल टू मैक्स से लेके मैक्स से लेके a स्टार b तक, a into हाँ वही a क्रॉस b वही सही है, a सही मल्टीपल। सही है। तो एक काम करते हैं कि इसको ऐसे ही लिख देते हैं a इंटू बी और अपन इसमें मैक्स प्लस प्लस करते थे। ये भी सही है, आई की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एक ही बात है ना, मैं मैक्स को बढ़ा रहा हूँ। मैं इधर एक और काम कर सकता था कि आई के अंदर मैक्स स्टोर करा देता और फिर आई को आई प्लस प्लस करता, बट मैं डायरेक्टली मैक्स ही कर रहा हूँ। ज्यादा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं। समझ गए? हाँ किसी को ये डाउट है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं मैक्स में क्यों बढ़ा रहा हूँ? मैक्स में क्यों? अनुभव, हाँ इसमें हम सबसे पहले वाले में मैक्स लिख सकते हैं ना सिर्फ, मैक्स के बाद मैक्स स्मॉलर देन a into b। मतलब यहाँ पे मैक्स, नहीं इससे पहले हाँ यहाँ पे मैक्स, हाँ यहीं पे। यहाँ पे मैक्स लिख के क्या फायदा? ये तो इनिशियलाइजेशन के लिए, इनिशियलाइजेशन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैक्स को तो मैं मैक्स के अंदर तो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करा रहा हूँ ना इफ की कंडीशंस में। तो इधर लिख के कोई फायदा नहीं है, वो ना के बराबर ही काउंट होगा। ओके ठीक। ये समझ आया सबको? कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों मैक्स में फिर? चलो बताता हूँ। ठीक है, अब बताओ कि एलसीएम कब निकलेगा, कब ये लूप रुकेगा? जब एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम कब आएगा? जब, सोचो, जो दोनों बोलो, से डिविजिबल हो छोटा नंबर। हाँ, जब मैक्स दोनों से सबसे डिविजिबल पहला होगा। ए से भी डिविजिबल होगा, साथ में बी से भी डिविजिबल होगा। मैक्स डिविजिबल बाय बी 0। समझ गए? यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंटफ करा दो %d कॉमा मैक्स और ब्रेक करा दो। लूप आगे चलाने की जरूरत ही नहीं है जब मैं ऑलरेडी अपन का एलसीएम आ गया तो ब्रेक करा दो। अब ये जो पूछ रहा था मैक्स में प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ, अंकित सोच, अगर मैक्स की वैल्यू नहीं बढ़ाऊंगा तो लूप आगे कैसे बढ़ेगा? मैक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तभी जाके पता चलेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ए और बी दोनों से डिविजिबल है और वही एलसीएम होगा। हाँ भाई ठीक है, समझ गया? इतना सा इसका कोड था। अब मैं बोल रहा था कि मैं मैक्सिमम निकालने का एक और तरीका हो सकता था। इधर मैं इसको हटाता हूँ, कंट्रोल सी बैकस्पेस। मैं मैक्स के अंदर ऑलरेडी स्टोर करा देता हूँ ए और एक इफ की कंडीशन डालता हूँ कि अगर बी मैक्स से बड़ा हुआ तो ही मैक्स के अंदर बी स्टोर कराना। ये भी मैक्सिमम निकालने का तरीका हो गया। ये कितने भी नंबर के लिए यूज हो सकता है, सबको पता ही होगा ये। अगर जिसको नहीं पता है वो समझ लो। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस था कि मान लो कि एक तीसरा वेरिएबल होता और तीन नंबर्स का मेरे को मैक्सिमम निकालना होता, तो भाई तुम वो इतनी बड़ी इफ एल्स की कंडीशन होती है जिसमें तुम ए इज ग्रेटर देन बी, वो इतनी सारी इफ एल्स की कंडीशन जब अपन ने ग्रेटर अमॉन्ग द 3 नंबर्स का प्रोग्राम लिखा था, सर जब समझा रहे थे याद हो क्लास में, तो उधर तुमने इतना बड़ा कोड देखा था 3 नंबर्स का मैक्सिमम निकालने का, बट उसका कोड देखना कितना छोटा है। फॉर एग्जांपल तीसरा एक और नंबर है,
इफ सी है, मान लो सी वेरिएबल है, उन तीनों के बीच में मैक्सिमम नंबर निकालना है और उसको मैक्स के अंदर स्टोर कराना है। तो अपन एक और इफ की कंडीशन लिखते हैं, सी इज ग्रेटर देन मैक्स, तो उस तभी मैक्स के अंदर सी स्टोर कराओ। इसका मतलब देखो मैं समझाता हूँ क्या है इन तीनों, इसका मतलब ये पहले बात तो ये प्रोग्राम है, इतना सा प्रोग्राम तीन नंबर्स के मैक्सिमम का निकालने का प्रोग्राम है। ये बात समझ आ रही है? ये बात मतलब अपना मोटिव है 3 नंबर के मैक्सिमम निकालने का प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम को समझो। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैक्स, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल स्टोर करा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ए स्टोर करा सकता हूँ, बी स्टोर करा सकता हूँ, टी स्टोर करा सकता हूँ, बट कोई ना कोई स्टोर कराना पड़ेगा। वो इसलिए स्टोर कराना पड़ेगा ताकि मैं कंपेयर करा पाऊँ बाकी वेरिएबल से कि अगर बी बड़ा हुआ किससे, ए से, तो ही मैक्स के अंदर बी स्टोर कराओ। और जो भी अभी तक दोनों में से मैक्सिमम रहा होगा ए और बी में से, वही मैक्स में स्टोर हो गया होगा। जो भी ए और बी में से मैक्सिमम रहा होगा वही मैक्सिमम में स्टोर हो गया होगा अब तक ये तीनों लाइन चलने के बाद। अब जब सी कंपेयर होगा मैक्स से, तो अगर सी बड़ा हुआ मैक्स से, तो मैक्स में सी स्टोर हो जाएगा, वरना मैक्स में वही वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू रह जाएगी अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो। तो प्रोग्राम समझ आया? इसको मैं चाहूँ तो हटा दूंगा, तो ये 2 नंबर्स के मैक्सिमम का प्रोग्राम बन गया। इफ एल्स से भी कर सकता था और ऐसे भी कर सकता था। समझ आया सब लोगों को? अनुभव हम इसको ऐसे मैक्स की कर डायरेक्टरी भी तो है भाई, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर की। क्या? जैसे पावर का है, मैक्स का भी तो एक है कि मैक्स ऑफ ए बी, नोन ऑफ ए बी। वो सी प्लस प्लस में है, वो सी लैंग्वेज में आई डोंट थिंक सो है। हाँ बोलना विषय। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो वो दोनों नंबर का कॉमन, वो अपना कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे 12 और 24 लिए, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 2 2 3 होगा अपना। अब एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, सुन 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 देख, अगर मान लो मैंने 12 और 24 लिया, मैं ये लोग कॉमन फैक्टर निकालूंगा, तो ये लोग कॉमन फैक्टर क्या होगा? फैक्टर निकालना मतलब बिल्कुल भी सही बात नहीं रहेगी। बताऊं क्यों? क्योंकि देख, तूने 12 और 24 नंबर लिए, अब 12 के फैक्टर्स तो हमेशा 12 से छोटे ही होंगे ना। होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, मैं वो बोला कॉमन फैक्टर लेंगे तो क्या 2 2 3 आएगा 12 और 24 के बीच में। हाँ मींस 2 बार 2 आएगा और 3 आएगा। हाँ अब अगर मैं दोनों जो 2 नंबर लिए 12 इंटू 24 करता हूँ मैं, और डिवाइड बाय जो कॉमन फैक्टर आया अपना 2 इंटू 2 इंटू 4, हाँ सॉरी 3, हाँ। उससे भी अपना आउटपुट आ जाएगा अपना मैक्स, जो भी निकालना अपने को। मतलब ये मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। हाँ हाँ, जो भी अपना निकालना है एलसीएम एलसीएम आ जाएगा उससे एससीएफ आएगा यार, वो एससीएफ आएगा। वो जो कॉमन हाईएस्ट देख कॉमन, 12 ये इंटू, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का प्रोग्राम है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग होता है। नहीं उसे तो आना चाहिए था ना शायद से। ठीक है, देखता हूँ मैं। लॉजिक समझो, अरे कुछ भी मत सोचो। लॉजिक एक तो तुम्हारा पहले प्रॉपर लॉजिक बताओ कैसा क्यों हो रहा है, तो मैं समझ पाऊंगा। ऐसे समझ ही नहीं पा रहा तू क्या बोलना चाह रहा है। देख 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 मैं क्या, और सुन सुन देख देख 12 सुन और लास्ट में 24। देखेंगे, वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है? अभी अभी अपना नहीं चलता वरना फिर लेट हो जाए। तो ये प्रोग्राम सबको समझ आया? ठीक है। हाँ हाँ अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये मैंने प्रोग्राम लिया, ये प्रोग्राम बहुत जरूरी था मतलब लॉजिक बिल्डिंग के लिए, कि अपन किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद अपन उसको पेन पेपर पे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे। अब अपन आगे का टॉपिक कवर करते हैं, जो है, मैं देख लेता हूँ कहाँ तक हुआ था। फॉर लूप हो गया था, ब्रेक पढ़ा रहा था ना मैं। मैंने ब्रेक की सिर्फ वो बताई थी। ब्रेक तो तुम ठीक है मतलब बता देता हूँ, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इससे जब भी पहले भी कोई क्वेश्चन करवाया था अनुभव? हाँ, मैं कंटिन्यू पढ़ाना है मेरे को। वैसे ब्रेक तो सब, किसी को ब्रेक में डाउट है मैं उसको ब्रेक समझा दूंगा। ब्रेक में डाउट नहीं तो मैं कंटिन्यू पढ़ाऊं। बिना हैंड रेस कर रहा। कौन कर रहा है? बिना डाउट है तो बता। हाँ बोलना। नहीं, ब्रेक में नहीं है, मेरा स्टोरेज में है, मतलब किसमें है? ऑटो वाले में, ऑटो में। अरे वो सब मिसलेनियस टॉपिक है, उस पे अभी मत ध्यान दो। वो लॉजिक बिल्डिंग में कोई काम नहीं आएंगे तुम्हारे, वो रटने वाले ठीक टॉपिक है है। भाई, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, ये सबको समझ आ गया तो मैं लॉजिक मिटा रहा हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते अभी मुझे वो जो सर ने एक बार वो एमसीक्यू दिया था ना गूगल फॉर्म में,
हेलो। देख रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ बोल। अरे सर ने एक बार एमसीक्यू दिया था ना गूगल फॉर्म में, उसमें सर ने एक क्वेश्चन में 2-3 बार ब्रेक लगातार यूज कर दिया था ना। एक क्वेश्चन में, हाँ हाँ। वो क्या था, वो समझ नहीं आया। मतलब वहां पे ब्रेक कैसे यूज ब्रेक हुआ? कितनी बार भी यूज करो, अगर पहला वाला ब्रेक चल गया तो वो लूप को ब्रेक कर देगा, ये बात याद रखना। अच्छा, मतलब वो ऐसे ही था। हाँ। एरर नहीं दिखाएगा? क्या? एरर नहीं दिखाएगा वो? नहीं नहीं, एरर नहीं दिखाएगा, ब्रेक कितनी बार यूज करो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मैं मेरे को एक बात बताना हाँ, तुम सब एग्जाम। लोग, ठीक है? ये पहला वाइल लूप है, इसके अंदर कोई भी कंडीशन है C1, यहाँ पे कोड लिखा है, अगली लाइन में ब्रेक लिखा है, ठीक है? दूसरा वाइल लूप है इसी के अंदर, सब लोग ध्यान दे उधर। दूसरा वाइल लूप है इसी के अंदर, C2, उसके अंदर कोड लिखा है, इसके अंदर ब्रेक लिखा है, और इसके बाद और इसके अंदर कोड लिखा है, और वाइल लूप खत्म हो रहा है अपना पहला वाला और फिर दूसरा वाला, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, जब भी मान लो कि ये, अरे ये क्या हो गया? अब ये जो तुम ब्रेक ब्रेक दिख रहे हो, ब्रेक कभी भी है ना, अपन, तुमने देखा होगा कि ब्रेक अपन कभी भी अकेले नहीं लिखते, हमेशा इफ की कंडीशन के साथ लिखते हैं। स्विच में तो लिखते ही हैं, क्योंकि स्विच में वो केस एक तरीके की कंडीशन ही होती है, बट तुम सोचो, क्या अपन ब्रेक को कभी अकेले लिखते हैं क्या? हमेशा इफ की कंडीशन के साथ ही लिखते हैं, क्योंकि अगर अपन उसको अकेले लिखेंगे तो जैसे ही कंट्रोल ब्रेक पे जाएगा, ब्रेक चलेगा और वो लूप को डायरेक्टली तोड़ देगा, हर बार तोड़ेगा। तो जैसे ही पहली बार लूप चलेगा, ब्रेक चल जाएगा, पहली बार लूप चलते ही, तो पहली बार में लूप टूट जाएगा, डायरेक्टली कंट्रोल दोनों लूप के बाहर आ जाएगा, क्योंकि दूसरा लूप तो चला ही नहीं अभी तक। इसलिए अपन हमेशा ब्रेक को इफ की कंडीशन के साथ ही लिखते हैं। इसीलिए इसका रीजन है कि ब्रेक को इफ के अंदर डाला जाता है, क्योंकि अपन ऐसे डायरेक्टली डालेंगे तो डायरेक्टली पहली बार में ही लूप ब्रेक हो जाएगा। ये बात समझ आई? और मान लो कि ये दोनों ब्रेक इफ की कंडीशन के साथ है, ठीक है? तो पहला ब्रेक मान लो चला नहीं, मतलब इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो पहला ब्रेक नहीं चला। अब अंदर वाला ब्रेक चल गया, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो तुम्हें क्या लगता है, दोनों लूप ब्रेक हो जाएंगे? क्या दोनों लूप टर्मिनेट हो जाएंगे? नहीं। सिर्फ जो अंदर वाला वाइल लूप है ना, वही टर्मिनेट होगा, बाहर वाला वाइल लूप अभी भी चलेगा। समझ गए? तो फिर ऊपर, हाँ। ये डाउट क्लियर करना था मेरे को। अब अपन चलते हैं, मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखो कितने लोग प्रेजेंट है क्लास में, ठीक है? कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू मतलब मेरे को तो अभी तक है ना कहीं काम आया नहीं, बट मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इस पे डायरेक्टली कंपाइलर के क्वेश्चन बनते हैं। कंटिन्यू इज अ कीवर्ड, सेकंड, continue is a keyword. It can only be used, only in the body of loop. स्विच में यूज नहीं हो सकते कंटिन्यू, तो स्विच में कंटिन्यू कभी घुसा मत देना। इट ट्रांसफर्स, बट ब्रेक हो सकता है स्विच में यूज। इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल to the next iteration. It transfers the control to the next iteration. iteration मतलब समझते हो? अभी सब सो रहे हो क्या? नेक्स्ट स्टेटमेंट या फिर नेक्स्ट कोड। हाँ, नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट मतलब नेक्स्ट लूप। समझाता हूँ, यहाँ पे कोड है, रिपीटेटिव। हाँ मतलब रिपीट होना। हाँ
इफ कंडीशन है इफ के अंदर और इफ के अंदर कंटिन्यू यूज हो रहा है, कंटिन्यू को रेड से मार्क कर देता हूँ, कंटिन्यू इफ के साथ यूज हो रहा है कंटिन्यू और नीचे कोड लिखा है। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू क्या करता है, पेंसिल किधर है, व्हाइल लूप चला, कोड चला, मान लो पहली बार इफ की कंडीशन फॉल्स थी, चलो स्किप हो गया, कंटिन्यू, वापस व्हाइल लूप चला, व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू हुई, कोड चला, अब इफ की कंडीशन ट्रू हुई और कंटिन्यू चला। अब जब कंटिन्यू चला तो वो क्या करेगा कि डायरेक्टली यहाँ पे जो कंट्रोल आएगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा और कंटिन्यू चलते ही डायरेक्टली कंट्रोल नेक्स्ट इटरेशन पे जंप हो जाएगा, नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट पे जंप हो जाएगा, वापस व्हाइल लूप पे, और ये वाला कोड स्किप हो जाएगा, ये वाला कोड स्किप हो जाएगा। समझ आया? ये होता है कंटिन्यू का मतलब, सिंपल सा, इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट इटरेशन, बस इतना ही मतलब है इसका। और गो टू भी बताते हैं। गो टू कभी भी यूज मत करना, कभी भी यूज मत करना, कभी भी अपने कोडिंग जर्नी में कभी भी गो टू यूज मत करना। भाई सर तो यूज करवाए थे, सब सर यूज करवाए, वो सिर्फ अपने उधर तक ही लिमिटेड रखना, अपने असाइनमेंट्स तक, बाकी गो टू कहीं पे भी यूज मत करना, लॉजिक्स को बहुत बेकार करता है, वो कुछ भी कर देता है, लिटरली कुछ भी अपने लॉजिक्स को बहुत खराब कर देता है, इसलिए गो टू कभी भी यूज मत करना, ना उसको कभी पढ़ाऊंगा। बस इतना याद रखो, गो टू नाम का कोई स्टेटमेंट है जो जंप करता है, बस वो लेबल वगैरह यूज होता है उसमें, बस बाकी कोई मतलब नहीं उसका। ये समझ आ गया कंटिन्यू का मतलब, गो टू कभी यूज मत। अब कंटिन्यू देखो, कंटिन्यू अब तुम सोच रहे हो कि किधर काम आएगा, कंटिन्यू अब कोड पे डिपेंड करेगा, मोस्टली कंटिन्यू वाले कोड्स बन सकते हैं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन तरीके से कोड किस तरीके से कंपाइल करते हैं, किस तरीके से लॉजिक सोच रहे हैं, बाकी अभी तक मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब अपन आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। चलो डू वाइल समझा देता हूँ, डू वाइल समझाना चाहिए। डू वाइल, डू वाइल लूप, डू कोड लिखा है, कोड लिखा है, इधर वाइल होता है, वाइल के अंदर कंडीशन होती है सी, कंडीशन वाइल लूप के बाद सेमीकोलन, ये सिंटेक्स होता है डू वाइल का। ठीक है, अब डू वाइल इसलिए समझा रहा हूँ, सिर्फ इसमें कंट्रोल कैसे वर्क करता है सिर्फ इसीलिए समझा रहा हूँ, बाकी काम वगैरह मेरे को अभी तक आया नहीं, सिर्फ वाइल और फॉर लूप से काम चल जाता है। तो इसमें कंट्रोल कैसे वर्क करता है समझाता हूँ, देखो सबसे पहले कंट्रोल, जब डू वाइल चलता है कंट्रोल आएगा डू पे, हर बार जब भी डू वाइल चलेगा तो पहली बार तो ये ब्लॉक जो है ये हमेशा चलेगा, हमेशा चलेगा, हमेशा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं डू के अंदर। जब कंडीशन ही नहीं है तो कोड तो हमेशा चलेगा, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। बात समझ आ रही है? अबे साले एक ही बंदा है क्या क्लास में? हाँ भैया। हाँ भाई। ठीक है, अब है ना वाइल, अब पहली बार चल गया डू, मतलब ये ब्लॉक चल गया, क्योंकि कंडीशन ही नहीं है तो हमेशा तो चलेगा ही, ये कोड भी चलेगा। अब जब वाइल पे कंट्रोल आएगा तो कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई, इफ कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल वापस डू पे जंप हो जाएगा, इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल बाहर जंप हो जाएगा। बात समझ आई? अब ये वाइल लूप से कैसे डिफरेंट है? वाइल लूप से ऐसे डिफरेंट है कि जब तुम दो सिमिलर कोड्स को कंपेयर करोगे ना,
तब तुम देखोगे कि कंडीशन वाइल में डू वाइल लूप में कम बार चेक होती है और उसमें वाइल लूप में कंडीशन ज्यादा बार चेक होती है एक सेम कोड के लिए, क्योंकि पहली बार तो हमेशा ही इसमें कोड चलता है, इसमें इसलिए इसमें एक बार कंडीशन कम काउंट होती है और एक बार तो कोड हमेशा ही चलता है इसमें, बस इतना डिफरेंस है। बाकी तुम चाहो तो मैं कंपेयर करूं दो सिमिलर कोड को, तुम चाहते हो कंपेयर करूं? नहीं समझ गया नहीं भाई समझ गया। नहीं ठीक है, चलो अब अपन एक और क्वेश्चन लेंगे, या स्विच तो ठीक है, इजी है। फंक्शंस पढ़ने को सोचता हूँ, फंक्शंस ठीक है। एक सवाल और लेके फंक्शंस पढ़े या फिर डायरेक्टली फंक्शंस पढ़े? सवाल ले लो। सवाल ठीक है, सवाल। ओके, रिकॉर्डिंग पर पॉज करने ही भूल लिया, अनपॉज करने ही भूल गया था। किसी को जिसको डाउट है वो पहले, चलो मेरे को ये बताओ किसको डाउट है मतलब इसमें अभी तक, और उसने रिवर्स ऑफ प्रोग्राम का बनाया हुआ भी है फिर भी उसको डाउट आ रहा है। किस किसने रिवर्स ऑफ प्रोग्राम का रिवर्स ऑफ नंबर का प्रोग्राम नहीं बनाया, हैंड रेज कर दो। कोड दिखा थोड़ा समझे उसको। हाँ और अंकित के अलावा कोई है? एक सेकंड स्क्रीन छोटी कर देता। अंकित ने तो रिवर्स ऑफ प्रोग्राम का नहीं बना, रिवर्स ऑफ नंबर का नहीं बनाया, उसको बनाना जाके। इधर इधर मैं प्रिंट कराऊंगा ना, अगर आर को तो देखना क्या प्रिंट होगा। प्रिंट एफ %d कॉमा आर बैकस्लैश एन लगा देता हूँ। देखना, मान लो इनपुट लिया 530 इनपुट लिया भाई, 530 इनपुट ले भाई एक बार। 530 530 और 530 हाँ 3 रिमूव। 3 हाँ हाँ भाई, तो 5 आ रहा है, 50 तो आ रहा है भाई। ओ भाई वही तो भाई, मेरे भी सेम आ रहा है ये। ठीक है, दिक्कत है वाइल से। चलो एक मिनट ये हटाता हूँ, उससे कंफ्यूजन होगा। 530 3 ओ फक, 0 नहीं हो रहा इसमें भाई बट बाकी सब के लिए तो वर्क कर रहा है जिसमें 0 है। अच्छा फॉर एग्जांपल 2400 में 4 टर्मिनेटिंग 0 है ना, मॉड्यूलस कंडीशन फेल हो जा रही है। ओ भाई ओ भाई ये तो दिक्कत है। जीरो पे काम नहीं कर रहा कंडीशन, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इनपुट के लिए काम नहीं कर रहा, मतलब मान सकते हो तुम अगर 1 करोड़ इनपुट है, नहीं 1 लाख इनपुट है तो 1000 इनपुट के लिए काम नहीं कर रहा है। अगर टेस्ट केस में होगा तो ऐसा हो सकता है, किसने कहा नहीं हो सकता, बट देख बीच में 0 आ रहा है, साले सबके लिए काम कर रहा है, टर्मिनेटिंग जीरोस के लिए काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल 2400 में अगर मैं 2 रिमूव करूंगा तो 400 बनना चाहिए, बट नहीं बनेगा क्योंकि टर्मिनेटिंग जीरोस के लिए काम नहीं कर रहा। ये अपन उल्टा चेक करा रहे हैं ना, इसलिए हो रहा है। पहले लास्ट से चेक करा रहे हैं क्योंकि पता है क्या हो ऐसा रहा है, क्योंकि 0 में 0 ऐड करेगा तो 0 ही आएगा ना, वो 10 बन नहीं रहा, इसलिए आर का चेंज नहीं होगा ना उससे। वो एक्चुअली क्या रिवर्स में हो रहा है, तेरा जो 004 आएगा तेरा रिवर्स जो तेरा आउटपुट आएगा तेरे को बाद में, हाँ फिर उसके जब प्रिंट किया तो 4 होगा तेरा वो बाद में। फॉर एग्जांपल पता है क्या, अगर मान लो कि 2400 था, ठीक है 2400, इसका रिवर्स करते तो रिवर्स क्या बनता है?
20 42 42 0042 नहीं बनता, 42 42 बनता है, हाँ इसीलिए वो बाद में दिक्कत आ उसको रही वापस रिवर्स है। हाँ वापस रिवर्स करते 0 होता ही नहीं है। हाँ, वो सीन है, वो सीन। इसका अलग केस बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो वर्क कर रहा है, ये प्रोग्राम समझना जरूरी था। बाकी देखते हैं इसका क्या सीन है, बाकी तो मतलब अभी इसमें आई अगर थिंक बोल। अगर आगे से शुरुआत करें तो नहीं होगा, मतलब पहली बार है ना इसमें अपन बट ऐसे शुरुआत हो नहीं ऐसे सकती चेक ना, करा रहे ऐसे शुरुआत कैसे करेगा बता। मतलब आई डिजिट काउंटर लगा, आई डिजिट्स होंगे उसके, हाँ फिर पावर आई की पावर जितनी मतलब होगी उतनी बार 10 से डिवाइड कर ताकि सिर्फ फर्स्ट वाला नंबर बचे, उसको चेक भाई, कराओ। ओ भाई बहुत कॉम्प्लेक्स। मतलब वही भाई तो कॉम्प्लेक्स कोई है ना, ही कोई भाई। ना, कोई ना, एक वैसे भी एक सवाल से दुनिया उखड़ नहीं जाएगी। बहुत सारे हाँ सवाल वो करने तो हैं अपन को, बहुत सारे। ये अपन को बस ये समझना है कि अपन को लॉजिक बिल्डिंग कैसे करनी है। ये तो 100 में से एक इनपुट के लिए वर्क नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, बाकी का तो वर्क कर रहा है ना, वो सोचना जरूरी है। समझ आया बाकी सबको? हाँ हाँ भाई। डिलीट। ओके, फंक्शंस। फंक्शंस सबका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बहुत काम आता है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस होता है, फंक्शंस बहुत काम आता है। सो इसको भी लॉजिकल या कंसेप्चुअल डाउट है कहीं पे भी, वो पूछ सकता है। मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के चीज़ें कैसे वर्क करती है। सबसे पहला पॉइंट, फंक्शन इज अ, ये ध्यान से सुनना सब लोग और ध्यान से समझना, जिसको भी कोई भी कंसेप्चुअल डाउट आ रहा है वो पूछ सकता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which has some name for identification. ये पॉइंट समझ आ गया होगा, मैं एक बार वो बना देता हूँ। F1 भगवान, F1 कोड बंद कर दो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कोड, अब इसको, ये जो अपन कर रहे हैं ना, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? फंक्शन डिक्लेरेशन। और कोई? फंक्शन के अंदर कोड है तो डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन का ब्लॉक हुआ ना। हाँ डिफाइन कर रहे हैं। ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अपन। हर एक टर्म का मतलब बहुत जरूरी है, इसको लाइटली मत लेना, मत लेना, क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा, सी प्लस प्लस में भी काम आएगा, इसलिए इसको लाइटली मत लेना। ये एकदम मतलब बेसिक्स वाली बात है। 2 functions, mute, functions name must be unique in a program. ये सी प्लस प्लस नहीं है कि इसमें फंक्शन नेम सेम हो सकते हैं। सी प्लस प्लस में ऐसा हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। इन अ प्रोग्राम। थर्ड, फंक्शन, ये पॉइंट पे ध्यान देना, फंक्शन डेफिनेशन कॉमा फंक्शन कॉल एंड function declaration are three different things. फंक्शन कॉल का मतलब, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल।
काम करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फंक्शन कॉल हो गया। ये बात तो सबको पता है। एनी ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ तो बार बार नहीं लिखूंगा, रीड कर देता हूँ। Any C program can have any number of functions, but minimum one function must be there whose name should be main. सबको पता है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। हाँ ठीक है। अगला पॉइंट क्या, मेन फंक्शन। हाँ, मैं ये भी लिखवा चुका हूँ। मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन फ्रॉम मेन फंक्शन। एक ही बात है, ये लिखवा चुका हूँ कि प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम मेन फंक्शन। अब उसके बाद फंक्शन नेमिंग रूल्स आर सेम एज ऑफ वेरिएबल्स, ये लिख लेता है। फंक्शन नेमिंग रूल आर सेम एज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। अब क्या है, हाँ ये बहुत सही बात है। फंक्शन इज अ way to achieve modularization. Now what is modularization? Modularization क्या होता है बताता हूँ। सिर्फ एक सिस्टमैटिक, हाँ टिपिकल नाम लग रहा होगा, बट काम बहुत इजी है इसका। मतलब इसका काम बहुत समझने लायक है कि मॉड्यूलराइजेशन इज splitting up modulation is a process of splitting up a bigger task into several smaller subtasks. Several small subtasks to reduce the complexity of bigger task. To reduce the complexity of the bigger tasks. देखो है ना, अब तुम खुद सोचो, कोई एक बड़ा टास्क है। फॉर एग्जांपल तुम्हें रमेश नाम का बंदा है, उसको रनिंग का भी काम करना है, उसको दौड़ना भी है, उसको ईटिंग का भी काम करना है, उसको स्लीपिंग का भी काम करना है। उसके तीन काम है एक दिन में। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो अब अपन को उसका प्रोग्राम बनाना है। क्या तुम प्रोग्राम को एक साथ ही, मतलब मान लो कि 3 फंक्शन ना होके, मतलब 3 टास्क ना होके 5-5 या 10-10 टास्क होते और तुमको एक ही प्रोग्राम में उनको बनाना होता, तो क्या तुम उसको इस तरीके से बनाते? और वो मान लो कि वो टास्क बार-बार यूज आ रहा होता, मतलब अगर वो एक ही दिन में बार-बार रनिंग कर रहा है, तो क्या तुम बार-बार रनिंग का कोड लिखोगे क्या? बार-बार नहीं लिखोगे। तुम डायरेक्टली क्या करोगे, उसको एक फंक्शन बनाओगे और उस फंक्शन को तुम बार-बार कॉल करोगे, ताकि तुम्हें उसको बार-बार उसका कोड ना लिखना पड़े। डायरेक्टली तुम एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दोगे और उस फंक्शन को जहां पे जरूरत पड़ेगी कॉल करने की, कि बार-बार सेवरल टाइम्स वो कॉल होना की जरूरत पड़ रही है, उसको उस टास्क को बार-बार करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो डायरेक्टली तुम उस टास्क को डायरेक्टली कॉल करोगे और टास्क हो जाएगा। तुम्हें उसको उस पूरे टास्क का बार-बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो कि मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है? हाँ समझ रहे। तो ये अपन फंक्शन से अचीव कर सकते हैं मॉड्यूलराइजेशन। ये सिर्फ एक नाम था, बट इसका ये फंक्शन क्यों बनाता है इसका मतलब इसमें छुपा हुआ है। तो ये हो गया। अब फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। अबे ब्लैक नहीं हुआ क्या?
क्या ब्लैक क्यों नहीं हो रहा? छोड़ भाई। फंक्शन अरे पूरी लाइन को पहले मिटा और फिर वापस ब्लैक पे क्लिक कर। ऐसे अब ब्लैक पे कर। ये क्या गांजा खा लिया भाई पेंट ने? छोड़, एक काम करता हूँ, इसके आगे स्टार्ट करता हूँ। अब हो गया ब्लैक। नेक्स्ट व्हाट? फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. Mute. Functions are of two types: predefined. अबे माँ की आँख. Predefined and user defined functions. User defined function. मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ. प्रीडिफाइंड फंक्शंस का एग्जांपल गेट ch, printf, scanf, exit, pow, बहुत सारे. और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो अपन खुद डिफाइन करते हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शन का बहुत जाना माना एग्जांपल है मेन फंक्शन, और बहुत सारे हो सकते हैं. वो तो अपने खुद भी कुछ भी नाम रखो, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बहुत सारे नाम हो सकते हैं. ये था. अब क्या है, बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो गई है फंक्शन के. हाँ ठीक है. अब फंक्शन बहुत वास्ट टॉपिक है. अरेज वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, ये आधे आधे लेक्चर के टॉपिक होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाता है, बट फंक्शन बहुत टाइम लगाता है. तो फंक्शन अच्छे से कंप्लीट करेंगे अपन. अभी क्लास को इधर एंड करते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो. अरे हाँ अनुभव, वो मेरा डाउट तुमने क्लियर कर दो एक बार, वो कैरेक्टर वाला वो सेंटेंस जो लिखते हैं हम लोग. ठीक है चल वो बता. मैं अभी कोड पे लिखता हूँ उसको. ठीक है, एक मिनट, ये बस स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिलीट कर रहा हूँ. हाँ, वही तो कल तो शेयर किया था मेरे साथ क्वेश्चन. तो अभी बोल, मैं आता हूँ तभी करूँगा. स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं डिलीट कर रहा हूँ. अभी कितने बंदे हैं मीट में? ठीक है, हाँ बोल, क्या है तेरा डाउट? अरे हाँ, अगर मान ले मेरे को वेलकम टू सी को इनपुट लेना, उसके बाद में मेरे को प्रिंट कराना है और आउटपुट में लेना, तो कैसे लेंगे उसको कैरेक्टर में? ठीक है. सबका डाउट होगा, देख लो. ये भी पढ़ा नहीं है, स्ट्रिंग में आता है, बट ठीक है भाई, किसी की जरूरत आ रही तो बता देता हूँ. बस छोटी सी बात है. तुमने कैर अरे बनाया. कैर अरे को स्ट्रिंग कहते हैं, इसलिए मैं उसका नाम ही str रख रहा हूँ, और उसकी लेंथ मान लो 20 रख रहा हूँ. अब तू बोल रहा है कि मेरे को वेलकम टू सी इनपुट लेना है. अब पता है ये क्या बोल रहा है? सब लोग हैं, सब लोग सुन रहे हैं इसका डाउट? सब लोग सुन रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने सुन पढ़ा रहे था. हैं. तो वेलकम टू सी मतलब है ये. देखो सब लोग, वेलकम टू सी. अबे वेलकम टू सी का ये मतलब है. अब ये इनपुट लेना है, बीच में स्पेस आ रहा है, ये देख रहे हो? अब इसको लेते हैं, स्कैनफ से लेने की कोशिश करते हैं. स्कैनफ %s, str. अब देखो, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या होता है. देखो बता दो. एड्रेस स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर. स्ट्रिंग मतलब कैर अरे. कैर अरे में क्या आते हैं? सिर्फ कैरेक्टर्स आते हैं. अगर तुम्हें वो इनपुट लेना है तो तुम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हो, और एड्रेस नहीं लगाते हो कभी भी स्ट्रिंग के केस में. स्कैनफ के अंदर जब भी तुम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हो और स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हो, तो कभी भी एड्रेस नहीं लगाता है. इसका कंसेप्ट आता है पॉइंटर्स के अंदर. ये पॉइंटर्स में ही समझ आता है कि एड्रेस क्यों नहीं लगाते हैं. सर कभी भी नहीं समझाएंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, टेंशन मत लो कि एड्रेस क्यों नहीं लगाते थे. अब ठीक है, अब इसको इनपुट लेने की कोशिश करते हैं, उसको प्रिंट कराते हैं. printf %s, str. इसमें भी str %s डायरेक्टली प्रिंट कराने के लिए str %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, और str स्ट्रिंग का नाम है. वेलकम टू सी. क्या लगता है क्या प्रिंट होगा?
तो वेलकम प्रिंट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्कैनफ फंक्शन स्पेसेस को इनपुट, जैसे ही स्पेस आएगा या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा या फिर एंटर की आएगी, तो स्कैनफ फंक्शन उसको एक तरीके से अपना फंक्शन एंड की तरह उसको माना जाता है। मतलब उसको अगर प्रॉपर इसकी लाइन बोलनी हो, मतलब अगर एकदम उसको एकदम प्रॉपर वे में बोलना हो तो बताता हूँ। तो मतलब वो आगे का नया इनपुट माना जाएगा। हाँ, नया इनपुट माना नहीं जाएगा। अगर तुमने एंटर की दबा दिया, न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया या फिर ब्लैंक स्पेस आ गई, तो वो आगे का इनपुट नहीं लेता है स्कैनफ फंक्शन। अब उसको प्रॉपर वे में कैसे स्पेल करेंगे, एकदम टेक्निकल वे में, तो बताता हूँ मैं। जो लिखा हुआ है, हाँ, scanf is not able to input multiple word string। scanf के लिए 3 डिलिमिटर्स होते हैं। डिलिमिटर्स एक तरीके से तुम बोल सकते हो जो जहाँ पे scanf फंक्शन रुक जाता है। तो scanf के लिए 3 डिलिमिटर्स होते हैं, वो होते हैं स्पेस, न्यू लाइन और टैब। टैब को तुम एक तरीके से वो एंटर की मान सकते हो, नहीं ठीक है, स्पेस, टैब एंड न्यू लाइन, ये 3 डिलिमिटर्स होते हैं। ये जब चल जाते हैं तो scanf फंक्शन अपने आप एंड हो जाता है। इसलिए अपन इस तरीके से स्कैनफ के तरीके से अपन इस तरीके की स्ट्रिंग को इनपुट नहीं ले सकते। इसके लिए दूसरा फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज होता है, उसको बोलते हैं गेट्स फंक्शन। अब गेट्स फंक्शन कैसे यूज करते हो बताता हूँ। गेट्स फंक्शन हमेशा, तुम एक बार गेट्स फंक्शन मैं जब पढ़ा रहा हूँ अभी, तो उसके बाद तो हमेशा गेट्स फंक्शन ही यूज करोगे, कभी भी स्कैनफ यूज नहीं करोगे ये स्ट्रिंग के लिए। ऐसा इसलिए कि गेट्स फंक्शन पहली बात तो ऐसे कॉल होता है, ठीक है, और गेट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर अपन लिखते हैं स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं। अब देखना, वेलकम स्पेस टू स्पेस सी, ले लिया सारा इनपुट। अब गेट फंक्शन कब रुकता है? गेट फंक्शन सिर्फ एंटर की दबाने पे ही रुकता है, और स्कैनफ फंक्शन एंटर की पे भी रुक जाता है, स्पेस पे भी रुक जाता है, टैब पे भी रुक जाता है और न्यू लाइन पे भी रुक जाता है। इसलिए अपन इसमें ऐसे स्पेस वाले स्ट्रिंग ले सकते हैं। इसके लिए तुम्हें शायद तक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, #include stdio.h या फिर conio.h, दोनों में से कोई, दोनों इंक्लूड कर देना। कोड ब्लॉक में नहीं करनी पड़ती क्या हेडर फाइल? हाँ, कोड ब्लॉक में नहीं करनी पड़ती। कोड ब्लॉक में बहुत सारी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि बट पता तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं इंक्लूड कर देता हूँ। अब गेट फंक्शन मैंने एक बार उसका नाम लिया था अपना, क्या कहते हैं भाई, क्या हो रहा है, मैंने एक बार उसका नाम लिया था, गेट सी एच का नाम लिया था ना। तो गेट सी एच क्या करता है बता देता हूँ। उसके लिए मेरे को #include conio.h, वो तो बता ना, एंड कर देता है प्रोग्राम। ch फंक्शन अपने न्यू लाइन क्या होता है ना, न्यू लाइन बोलो ना। हाँ, न्यू लाइन मतलब बैकस्लैश n। अच्छा, ओके, वो होगा तो भी। हाँ, ये उस, अब गेट सी एच क्या करता है देखना, गेट सी एच में कुछ भी इनपुट नहीं कराना पड़ता, डायरेक्ट कॉल होता है वो। मान लो ये स्ट्रिंग एंटर की, ये प्रिंट हो गई। अब देखो अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी वो मतलब बोल रहा है कि कुछ एंटर करो। अब मैं कोई भी की दबाऊंगा ना, कीबोर्ड की, अपने आप प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो एक तरीके से गेट सी एच फंक्शन है ना, कोई भी कीबोर्ड इनपुट की के लिए कोई भी कीबोर्ड से इनपुट करवाने के लिए, की इनपुट कराने के लिए काम आता है। तो जैसे ही कोई भी अपन की इनपुट करते हैं, गेट सी एच फंक्शन अपने आप एंड हो जाता है, भले वो कोई भी की हो। वापिस बता देता हूँ, कुछ भी स्ट्रिंग एंटर करी, प्रिंट हो गई, अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, इनपुट मांग रहा है अभी भी कुछ भी, तो कोई भी की दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, स्पेस दबाऊंगा, ए दबाऊंगा, बी दबाऊंगा, 1 दबाऊंगा, कुछ भी, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अबे VS कोड में नहीं चलता है ये सब। इसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। भाई मैं किया तो नहीं चल रहा। अच्छे से ये देख ले सिंटैक्स। और क्लियर स्क्रीन चलता है तेरे में?
क्या क्लियर स्क्रीन वो अरे क्लियर मतलब स्क्रीन टर्बो में चलता है। हाँ वही क्लियर स्क्रीन। ये कोई काम का नहीं कर जो तूने इनपुट ये कहीं मतलब इस तरीके का सिंटेक्स कहीं काम नहीं आएगा। हाँ ये कहीं देखा लगा हाँ, तो उससे मैं पता ये है हैकर रैंक में काम नहीं किया। हाँ हैकर रैंक में देखा था शायद। हैकर रैंक में देखा होगा, ये उधर ही देख के और भूल जाना उधर ही मन में। हाँ वही पे था वो। ये उधर के उधर ही भूल जाना, कहीं काम नहीं आएगा। ये सिर्फ उधर का उधर ही मैंने ये यूज किया था उसके लिए। फिर मैंने भाई इसके बाद वो यूज किया था वो गेट्स वाला। हाँ मैंने ये कहीं यूज नहीं आएगा, ये भूल जा इसको, दिमाग से निकाल दे एकदम। ये एक तरीका है बस। हाँ तरीका है सिर्फ, और ये फालतू का सिंटेक्स कौन याद रखेगा, इसलिए भूल जाओ इसको। हाँ ठीक है, अब और कोई किसी का छोटा मोटा डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं क्लास रिकॉर्डिंग